बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 24 दिसंबर है और दिन है मंगल का। देखिए, जिस दिन फौजी अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोगों को सज़ा सुनाई गई, मैंने उस दिन भी ये गुजारिश की थी कि ये वो हाथों से लगाई गई गिरें हैं जो निज़ाम को अपने दांतों से खोलना पड़ेंगी। बुनियादी तौर पर तो प्लान इस फैसले के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर प्रेशर बिल्ड करना था, लेकिन फौजी अदालतों वाला ये फैसला पूरे निज़ाम के गले पड़ चुका है। जिस दिन फौजी अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोगों को सजा सुनाई, उसी दिन पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया चैनल्स को यह हदायत जारी की गई थी कि 2 दिन तक इस फैसले की खबर को टॉप ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चलाया जाए। हर हेडलाइन में इस खबर को शामिल किया जाए, हर टॉक शो में इस खबर के ऊपर डिस्कशन की जाए, ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो कि फौजी अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। लेकिन पिछले चंद घंटों के अंदर अब 3 ऐसी खबरें हैं जिनको चलने से रुकवा दिया गया है। फौजी अदालतों वाला फैसला वापस हो गया है। पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस मामले पर हुई है। मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। दूसरी खबर यह है कि वो आखिरी केस जिसकी वजह से इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं, उस आखिरी केस का हैरानकुन फैसला सुना दिया गया है। वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन पहले फौजी अदालतों वाला मामला निजाम के गले पड़ चुका है। देखिए, पिछले चंद घंटों के अंदर जो कुछ हुआ वो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। बुनियादी तौर पर यह प्लान बनाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्तदाई तौर पर 25 लोगों को फौजी अदालतों से सजा सुनाई जाए। किसी को 10 साल कैद बामुशक्कत, किसी को 6 साल कैद बामुशक्कत, किसी को 3 साल कैद बामुशक्कत, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी जो लोग रह जाते हैं जो इस टाइम मिलिट्री कस्टडी में हैं। इब्तदाई तौर पर 84 लोगों के केसेस मिलिट्री कोर्ट के अंदर चले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें हसान न्याजी हैं, जिसमें इबाद फारूक हैं, जिसमें मियां नवीद हैं। बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुनान जो हैं वो इस टाइम मिलिट्री कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। इब्तदाई तौर पर प्लान ये था कि 25 लोगों को अभी सजा सुनाई जाए, बाकी लोगों को कुछ दिन बाद सजा सुनाई जाए, फिर इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए भिजवाने के लिए एक राह हमवार की जाए। ये जो कुछ भी इस टाइम हो रहा था, ये प्रेशर बिल्डिंग मैयर से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर फौजी अदालतों के जरिए फैसला सुनाकर एक प्रेशर बिल्ड करना था और एक राह हमवार करनी थी कि अगर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात संजीदा नहीं होते या किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचते, तो फिर इमरान खान के केसेस भी फौजी अदालतों के सुपुर्द किए जाएंगे। लेकिन इस निज़ाम का, एस्टेब्लिशमेंट का ये पूरा प्लान पिछले चंद घंटों के अंदर नाकाम हो गया है। वो 3 खबरें जिनको पाकिस्तान के मीडिया पर चलवाने से रुकवा दिया गया है, वो 3 खबरें जिनके हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं। ना सिर्फ खाली इंस्ट्रक्शंस बल्कि उनका फॉलो अप भी किया गया है कि किसी न्यूज चैनल के ऊपर यह खबर चल तो नहीं रही। जिस न्यूज चैनल ने इन 3 में से एक खबर चलाई उसकी बाकायदा तौर पर सरजनिश की गई है। वो कौन सी 3 खबरें हैं जिनको रुकवा दिया गया? फौजी अदालतों वाले फैसले का मामला कैसे इस पूरे निजाम के गले पड़ गया है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब से तकरीबन 48 घंटे पहले सबसे पहला रद्द अमल यूरोपीय यूनियन से आया। यूरोपीय यूनियन ने फौजी अदालतों वाले फैसले पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से जो है वो इस फैसले को रिवर्ट करने का मुतालबा किया। यूरोपीय यूनियन का यह फैसला इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान बहैसियत हुकूमत जो है वो हम उनके साथ ट्रेड करते हैं और जीरो इंटरेस्ट रेट पर, यानी वो हमारे से कोई ट्रस्ट टैक्स नहीं लेते। उसके बावजूद मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड जो है वो पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ करता है, यानी यूरोपीय ममालिक के साथ करता है। और जो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ है वो भी यूरोपीय यूनियन की वजह से मिला है। यूरोपीय यूनियन ने सबसे पहले फौजी अदालतों वाले मामले पर आवाज बुलंद की, तशवीश का इजहार किया। दूसरा जो रद्द अमल है वो पिछले चंद घंटों के अंदर बरतानिया से आया। बरतानवी पार्लियामेंट ने बाकायदा तौर पर फौजी अदालतों वाले फैसले पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत पाकिस्तान से यह मुतालबा किया कि वो तमाम तर शवाहिद जो फौजी अदालतों के अंदर केस के दौरान पेश किए गए उसको पब्लिक किया जाए। मैंने 2 दिन पहले आपको एक वीलॉग के अंदर
یہ گزارش کی تھی کہ کئی سوالات ہیں جن کے جوابات آنا باقی ہیں. یعنی کیا ایک شخص جس کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر چل رہا ہے اس کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوا؟ کیا اس کو اپنے دفاع کے لیے وہ تمام تر قانونی وسائل پیش کرنے کی اجازت دی گئی جو انٹرنیشنل قوانین ہیں کہ کوئی بھی ملزم، کوئی بھی مجرم، کسی کے اوپر بھی کوئی الزام ہو، جب وہ قانون کے کٹہرے میں آ جائے، وہ کمرہ عدالت میں آ جائے تو اس کو اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ کوئی بھی شواہد پیش کر سکے، اس کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جانا چاہیے، اس کے پاس وکلا کی جو ہے وہ دستیابی ہونی چاہیے. کیا یہ تمام تر چیزیں ملٹری کورٹ کے اندر بھی دی گئی؟ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جن جج صاحبان نے، یعنی جن فوجی افسران جو ججز ہیں ملٹری کورٹ کے، انہوں نے 10-10 سال قید کی سزائیں سنائی، کیا ان ججز کے پاس قانون کی ڈگریاں بھی ہیں یا قانون اور آئین کو روندتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے 25 لوگوں کو سزا سنائی گئی؟ تو یہ بہت سے سوالات تھے جو جنم لے رہے تھے. بہرحال یوکے کی حکومت نے، یوکے کی پارلیمنٹ نے ایک سخت بیان جو ہے، ایک سخت رد عمل فوجی عدالتوں کی جانب سے دیے جانے والے فیصلے کے خلاف دیا، لیکن جو اب تک کا سب سے تگڑا رد عمل تھا، وہ رد عمل جو حکومت پاکستان نے، پاکستان کی ریاست نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے، یعنی اس ٹائم تو امریکہ میں جو بائیڈن انتظامیہ ہے نا، اس ٹائم تو جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں میتھیو ملر، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حکومت کے ترجمان نہیں ہیں، وہ جو بائیڈن انتظامیہ کے ترجمان ہیں. اور جو بائیڈن انتظامیہ وہ ہے جنہوں نے اس پورے نظام کو پچھلے 2-2.5 سال سے شیلٹر دیا ہوا ہے. رجیم چینج ہو، رجیم چینج آپریشن کے بعد جو موجودہ رجیم کا قیام ہے، پھر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں، یعنی آپ پچھلے 2-2.5 سال میں جو کچھ پاکستان میں ہوا وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا ہوگا. اس کے اوپر امریکہ کی جو بائیڈن والی حکومت نے آنکھیں بند رکھی، لیکن فوجی عدالتوں والے فیصلے کے خلاف امریکی جو بائیڈن کی حکومت نے ایک تگڑا بیان جاری کر دیا ہے. یہ گیم چینجر صورتحال ہے. یہ جو پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ہوا ہے، آپ نے اس کو کسی صورت ہلکا نہیں لینا. وہ کیوں، میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. میتھیو ملر جو سپوکس پرسن ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے نہ صرف اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا بلکہ حکومت پاکستان کو آئین پاکستان بھی سکھایا ہے. یعنی انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے آئین پاکستان کے اندر لکھا ہے کہ ایک شہری کو کتنی آزادی حاصل ہے اگر وہ کسی جگہ پر کوئی احتجاج کرتا ہے، اور پھر اگر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو قانون اس کو کتنی آزادی دیتا ہے، وہ کس طریقے سے اس کا صاف شفاف ٹرائل ہونا چاہیے، اس کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. کیا یہ تمام مراحل فوجی عدالتوں والے فیصلے سے پہلے مکمل کیے گئے؟ یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو یہ سٹیٹمنٹ ہے، اس نے فوجی عدالتوں والے فیصلے کو نظام کے گلے میں ڈال دیا. اور اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ رچرڈ گرینل جو نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اس بیان کو ناکافی قرار دے دیا ہے. انہوں نے پہلے بات تو یہی کہی جو میں نے کہی کہ جناب اتنی دیر سے تمہیں سمجھ آئی، 2 سال پہلے سے پاکستان میں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی، اس پر تو امریکہ خاموش تھا، اس پر تو امریکہ کوئی رد عمل نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ بھرپور طریقے سے معاونت فراہم کر رہا تھا. اس رجیم کو کندھا دے کر، سہارا دے کر امریکہ کی حکومت کھڑی ہوئی تھی. اب جبکہ جو بائیڈن جا رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 20-25 دن میں اقتدار سنبھالنے والے ہیں، رچرڈ گرینل جنہوں نے پچھلے ایک ہفتے کے دوران شہر اقتدار میں بہت سے لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، انہوں نے اپنے ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان کو ناکافی قرار دیا اور کہا کہ اس کے اوپر سخت رد عمل ہونا چاہیے. 20 جنوری کو جب ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس جائیں گے، اس کے بعد کا جو منظرنامہ ہوگا، جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرے گا، آپ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جو فوجی عدالتوں والا معاملہ ہے وہ یہ نظام کے گلے پڑ گیا. میں نے آپ کو 3 رد عمل بتائے ہیں، یورپی یونین کا، یوکے کی پارلیمنٹ کا اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا. انٹرسٹنگلی ان تینوں خبروں کو پاکستان کے میڈیا پر چلنے سے رکوا دیا گیا ہے. خاص طور پر ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک خبر
पाकिस्तान के मीडिया पर ना चल सके, यानी ये परसेप्शन ना क्रिएट हो सके कि जो फौजी अदालतों की जानिब से फैसला दिया गया उसके ऊपर आलमी सतह से कितना प्रेशर आ रहा है। इसका नेक्स्ट स्टेप है आलमी पाबंदियां, यानी एक फैसले से पाकिस्तान के ऊपर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं और इसकी राह भी हमवार हो चुकी है। पिछले चंद घंटों के अंदर इस निज़ाम ने फौजी अदालतों वाला फैसला देकर जो ब्लंडर कर दिया है, जो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी है, इसके असरात कुछ दिन तक आपको सामने आते हुए नजर आएंगे। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान का वो आखिरी केस जो इस वक्त अडयाला जेल में, जिसकी वजह से इमरान खान कैद हैं, 190 मिलियन पाउंड केस, जिसका इब्तदाई तौर पर नाम अलकादिर ट्रस्ट केस रखा गया था। पिछले हफ्ते जुमेरात वाले दिन राना जवाद जो एहतसाब अदालत के जज हैं, जिन्होंने इस केस का फैसला महफूज किया था और पीर वाले दिन तक 23 दिसंबर वाले दिन तक इस केस का फैसला महफूज हुआ था, क्योंकि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए। कल उन मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, पहली नशिस्त हुई पार्लियामेंट के अंदर। बज़ाहिर तो हुकूमती जो अरकान हैं वो तहरीक इंसाफ के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने का। मुज़ाकरात किसी और जगह पर चल रहे हैं, मुज़ाकरात किसी और लेवल के ऊपर हो रहे हैं। सो बहरहाल इन मुज़ाकरात की वजह से यूँ कह लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो बैनुल अक़वामी सतह से दबाव है, इस वजह से पीर वाले दिन इस केस का फैसला नहीं सुनाया गया। मैंने कल भी अपने वीलॉग में आपको ये बताया था कि ये जो फैसला नहीं सुनाया गया, ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह पहले 4-5 तगड़े केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को रिलीफ मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, यानी वो सारे केसेस उड़ा दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, साइफर केस हो, तोशाखाना केस हो, इद्दत में निकाह केस हो, 9 मई वाले केसेस हो, ये आखिरी अलकादिर ट्रस्ट केस रह गया था। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाजा था कि अगर इस केस का फैसला सुना दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पहली समात में इस केस को उड़ाकर रख देगा, क्योंकि जो अलकादिर ट्रस्ट केस में प्रोसिक्यूशन है उसने ताकतवर इदारों को यह ब्रीफिंग दी थी कि यह केस इतना कमजोर है, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर इस केस को सस्टेन नहीं करवा सकेंगे, इस सजा को सस्टेन नहीं करवा सकेंगे। इसी वजह से 23 दिसंबर को सुनाया जाने वाला फैसला अचानक मुलतवी कर दिया गया। वो सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, मुनीफ फारूक हों, दीगर सहाफ़ी हों, उन्होंने पिछले 3-4 दिन से ये कहना शुरू कर दिया था कि पीर वाले दिन इस केस का फैसला नहीं सुनाया जाएगा। सिर्फ एहतसाब अदालत के जज को पता नहीं था कि इस केस का फैसला डिले हो रहा है, बाकी पूरे पाकिस्तान को इस बात की खबर थी। बहरहाल अब इस केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। तारीख आ गई है कि 6 जनवरी को इमरान खान के ऊपर जो आखिरी केस है, अलकादिर ट्रस्ट केस, आखिरी केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर इस केस में जान होती तो इस केस का फैसला कल सुना दिया गया होता। ये जो इमरान खान के ऊपर एक आखिरी केस बचाकर रखा था, उसमें इतने नाकाफी सबूत हैं, इतने नाकाफी एविडेंस हैं, जो प्रोसिक्यूशन ने दलाइल दिए हैं वो इतने ढीले हैं, वो इतने बेकार हैं, जिस वजह से इस निज़ाम को खतरा है कि अगर ये आखिरी केस का फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया तो फिर इमरान खान के ऊपर प्रेशर कैसे बिल्ड किया जाएगा। फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि अब इमरान खान को जेल में कैसे रखा जाए, क्योंकि उसके बाद इमरान खान को जेल में रखने के लिए कोई और तगड़ा केस ही बनाया जा सकेगा। इस टाइम तक इमरान खान के ऊपर अलकादिर ट्रस्ट केस के अलावा कोई और केस नहीं है। वो जो 9 मई वाले छोटे मोटे केसेस हैं वो तो बिल्कुल बेकार केसेस हैं। उसमें तो पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जो है वो इमरान खान को बरी कर दिया हुआ है। सो इमरान खान के ऊपर अलकादिर का जो आखिरी केस है उससे भी इस निज़ाम को खतरा है। और फिर ये जो बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर आना शुरू हो गया है, उसने बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में एक हलचल मचा दी है। फौजी अदालतों वाला फैसला हर सूरत में वापस होगा, फिर ही इस निज़ाम की जान छूटेगी। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।